जय हिंद दोस्तों। क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा अब लास्ट क्लास के बाद ये क्लास थोड़ा सा डिले हो गया है। सेंटर में थोड़ा कुछ काम चल रहा था, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जो है कि क्लासेस चलाने थे, इसके वजह से कुछ काम चल रहा था, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। ठीक है, बट अब से जो है कि ये लगातार आपको क्लास मिलता रहेगा। ठीक है, लास्ट क्लास में एक्चुअली जो आपका हम लोग देख रहे थे हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की जो क्लास हम आपको हेल्थ एजुकेशन की लेके चल रहे थे, उसमें जब मैंने आपको कराया था तो लास्ट में जो है कि आशा वर्कर के बारे में मैंने करा दिया था। ठीक है, और जैसे ही हमने एनम के बारे में स्टार्ट किया था वैसे ही जो है कि शट डाउन हो गया था, उसके बाद से फिर दूसरा क्लास आया नहीं। तो आज की क्लास में हम एनम का ये क्लास, ये जो लेक्चर है, ये जो पीडीएफ लगा रखा है, ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इसको कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद अब इसके प्रश्न देखे जाएंगे। लगभग जो है कि आपके हमारे पास जो है कि लगभग 100 के आसपास प्रश्न हैं, 100 के आसपास प्रश्न हैं जो या तो पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। चूंकि यह आपको पता है कि 2005 में हुआ था, तो लगभग 20 साल हो गया है इस एग्जाम को होते हुए। तो बहुत बार जैसे एसएससी वगैरह या और एग्जाम जो बार होते हैं उस तरीके से तो यहाँ पे एग्जाम नहीं होता है। तो ज्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे नर्सिंग का हो गया, एनएम का हो गया, है ना। तो वहां पे भी हेल्थ एजुकेशन के प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग सिलेबस जो है कि 90% सेम ही होता है। हेल्थ एजुकेशन की का जो भी सिलेबस है, चाहे आप हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के बारे में बात करें, चाहे आप नर्सिंग के कोर्स के बारे में बात करें, चाहे आप एनएम के कोर्स के बारे में बात करें, जीएनएम के कोर्स के बारे में बात करें, तो वहां पे लगभग 85 to 90% सिलेबस सेम टू सेम होता है। हाँ, फर्क क्या होता है? फर्क होता है प्रश्न पूछने के लेवल में, है ना। जब आप एचईओ हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लेवल पे जाएंगे थोड़ा सा डीप प्रश्न पूछ लिया जाएगा, जीएनएम के लेवल पे जाएंगे थोड़ा सा डीप प्रश्न पूछ लिया जाएगा, है ना। और छोटे लेवल पे थोड़े आसान से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से अब इसको फटाफट जो है स्टार्ट कर लेते हैं। एनएम के बारे में ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ के नाम से इनको जाना जाता है, फुल फॉर्म है। थोड़ा सा ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ये थोड़ा सा फुल फॉर्म थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एनएम का कार्य मुख्य रूप से क्लिनिक और तकनीकी सेवाओं से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? क्लिनिक और तकनीकी सेवाओं से जुड़ा हुआ है। जो आपकी आशा कार्यकर्ता है, आशा कार्यकर्ता, वो आशा कार्यकर्ता किसी न किसी माध्यम से जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनको सेंटर तक लेके आती हैं। सेंटर पर आने के बाद उनका केयरिंग का काम, उनको ट्रीट करने का काम और उनको सर्व करने का काम, यानी कि सेवा देने का काम किसका होता है? एनएम का होता है ना। क्लिनिक और तकनीकी से जुड़ा होता है। जमीनी स्तर पे काम करने वाली एक महत्वपूर्ण महिला स्वास्थ्य कर्मी है जो बुनियादी नर्सिंग दाई या सामुदायिक स्वास्थ्य में प्रशिक्षित होती है। ये प्रॉपर जो है कि नर्सिंग का कोर्स करती है, दाईगिरी या सामुदायिक जो भी जो है कि मेडिकल से रिलेटेड कोर्स होता है, प्रॉपर वहां पे कोर्स को कंप्लीट करती है, ट्रेंड होती है। साथ ही साथ इनका जो है कि हर एक चीज परफेक्ट होता है, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है। जबकि आशा लेवल पे देखेंगे उतना ट्रेनिंग का मतलब नहीं, क्योंकि वो जागरूकता फैलाने का काम है ना। वैसे ही आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आ जाते हैं। जब लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था तो वहां पे मैंने ये चीज बहुत अच्छे से आपको समझाई थी कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के 3 मजबूत पिलर हैं। एक एनएम है, दूसरी आशा है, तीसरी आपकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। 3 पिलर के ऊपर जो है कि स्वास्थ्य सेवाएं चलती हैं। ठीक है, आगे एनएम उप केंद्र सब सेंटर के स्तर पर कार्य करती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार जो है कि प्रश्न पूछा गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एनएम किस लेवल पे काम करती है। तो सब सेंटर या उप केंद्र के लेवल पे एनएम कार्य करती है। एनएम समुदाय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के बीच संपर्क के पहले बिंदु के रूप में कार्य करती है। किसके बीच? तो समुदाय और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच संपर्क का पहले बिंदु के रूप में काम करती है। और ग्रामीण स्तर पे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, देखिए माता की और बच्चे की स्वास्थ्य से संबंधी बातें हो,
परिवार नियोजन की बातें हो, रोग निवारण पर विशेष ध्यान देने का काम किसका होता है? तो एनम का होता है। ठीक है, उपकेंद्र लेवल पे कार्य करती है। और क्या कार्य करती है? ये टीकाकरण का क्रियान्वयन करना। जैसे आशा है, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या डिलीवरी किसी बच्चे का हो गया है, टीकाकरण करना है, उसको इंजेक्शन लगाना है, कोई बूस्टर देना है, कोई दवा पिलाना है, तो आशा सिर्फ, या मान लीजिए कि जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है वो सिर्फ जो है कि इस सेंटर तक लोगों को लेके आएगी, बच्चे को लेकर आएगी या माता को लेकर आएगी, लेकिन वो कार्य करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो एनम की होती है। आशा बच्चों को लाती है, लेकिन टीकाकरण लगाने वास्तविक कार्य किसका होता है? एनम का कार्य। रोग निवारण की कोई उपचार करने का काम हो, है ना, तो वो किसका होता है? इसका टीकाकरण अभियान चलाना, संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों का प्रबंधन करना। टीकाकरण के द्वारा क्या करना? ये उपचार नहीं करती है, टीकाकरण और बूस्टर के माध्यम से उसका प्रबंधन करने का काम करती है एनम। अब यहां पे मैंने आपको बता दिया कि स्वास्थ्य जो शिक्षा है, स्वास्थ्य शिक्षा या स्वास्थ्य जो सेवा है, ये 3 पिलर हैं। 3 पिलरों पे टिका हुआ है। एक आपका एनम है, दूसरा आपका आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है ना, और तीसरा आपकी आशा कार्यकर्ता है। इन तीनों पे जो है कि अब ये जानना इसलिए जरूरी है कि कई बार बेसिक सा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य सेवा का या स्वास्थ्य जो कर्मी का मुख्य भाग नहीं है? तो ये स्वास्थ्य कर्मी के मुख्य भाग में से जो है कि ये आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। मातृ शिशु स्वास्थ्य की देखरेख करना का काम इनका होता है। प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद, मैंने वैसे ही बताया कि गर्भावस्था जैसे ही कोई लेडी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो तुरंत प्रभाव से उनको जो है कि जो आपकी आशा कार्यकर्ता है उनको जो है कि सेंटर पे, उप सेंटर पे लेके जाती हैं। वहां पे उनकी बाकायदा टेस्टिंग वगैरह होती है। हालांकि आज के टाइम में खुद ही लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं, तो प्रेगनेंसी किट ला के घर पे ही चेक कर लेते हैं। प्रेगनेंसी किट ला के घर पे ही चेक कर लेते हैं, तो फिर वो सेंटर पे 1.5-2 महीने 3 महीने बाद जाते हैं। हालांकि अगर आशा कार्यकर्ता है तो वो पहले ही जो है कि सेंटर पे लेके जाएगी, सेंटर पर ही पूरी। अच्छा, मान लीजिए कि आप घर पे टेस्ट करके रखे हैं ना, टेस्ट किट के द्वारा आप टेस्ट करके रखे हैं कि हाँ प्रेगनेंसी जो है, प्रेगनेंसी कंसीव कर गई है, इसके बावजूद भी जब भी आप सेंटर पे जाएंगे तो एएनएम का प्राथमिक कार्य यही है कि वो पहले टेस्ट करके श्योर करेगी, श्योर कि हाँ आप वास्तव में प्रेग्नेंट हो। आपके वो प्रेगनेंसी किट के टेस्ट पे बिलीव करके आगे आपका कार्य या प्रोसेस नहीं बढ़ाएगी। वो प्रॉपर वहां पे आपका जो आपका टेस्टिंग किया जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर देखा जाएगा, आपकी हार्ट बीट देखी जाएगी, फिर आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट की जाएगी, उसके बाद आपकी पूरा जो है कि डाटा रिकॉर्ड बनेगा और उसी आधार पे, उसी कार्ड के आधार पर, उसी रिकॉर्ड के आधार पर आपको फिर मैनेज किया जाएगा। कब तक? जब तक कि बच्चे का पूरा टीकाकरण पूरा नहीं हो जाता, तब तक जो है कि लगभग 2-2.5 महीने तक जो है कि 1.5-2 साल तक पूरा जो है कि ये कार्यक्रम चलता है, बर्थ के बाद भी। ठीक है, तो प्रसव से पूर्व और प्रसव के बाद देखभाल प्रदान करना, प्रसव में सहायता करना, परिवार नियोजन की सेवा प्रदान करना, ये सारा काम किसका है? एएनएम का है। स्वास्थ्य रिकॉर्ड का रख रखाव अभी मैंने बताया। अभी मैंने क्या बताया कि भले ही आप कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितनी भी अवेयर हो, आप प्रेगनेंसी किट के द्वारा भले ही आपको श्योरिटी हो गई हो कि आप प्रेग्नेंट हो, फिर भी जब आप सेंटर पे जाएंगे, जो भी डॉक्टर होगा, चाहे आप हो सकता है प्राइवेट क्लिनिक में जाएं, तब भी वहां का डॉक्टर आपको इंश्योर करेगा कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। वो अपने लेवल पे टेस्टिंग कराएगा, हर एक चीज मॉनिटर करेगा। क्यों? क्योंकि उसको एक रिकॉर्ड बनाना पड़ता है ना, प्रॉपर एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। और बच्चे के पैदा होने के बाद 1.5-2 साल तक, जब तक पूरा कंप्लीट जो है कि टीकाकरण बच्चे का नहीं हो जाता, तब तक यह रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। तो रिकॉर्ड बनाना, मेंटेन करना, है ना, बच्चे का वजन करना, टीकाकरण का रिकॉर्ड करना, परिवार नियोजन का डाटा रजिस्टर करना, और ऑनलाइन जैसे यूविन है, कहीं कहीं पे यूविन ऐसे लिखा हुआ है, घबराइएगा नहीं, यूविन है, और अनमोल जैसे ऐप पर इसकी जो आपकी डाटा है उसको चढ़ाना। जैसे कोई अगर आपके जानकारी में कोई अगर एएनएम है
या कोई नर्सिंग की जो है कि सर्विस करने वाली कोई लेडी है, तो देखेंगे ना तो वो हर रोज उनके सर का दर्द होता है। ये क्या होता है? सर का दर्द होता है। वो सेंटर से आने के बाद भी खाने पीने की टेंशन नहीं होती है, सबसे पहले टेंशन उनको होती है कि आज का जो काम हुआ है सेंटर पे उसका डाटा ऑनलाइन ऐप पर और पोर्टल पे चढ़ाना। क्यों नहीं चढ़ाएंगे? फिर काम बढ़ता जाएगा, फिर बर्डन हो जाएगा। तो उनका डेली टू डेली जो है कि अपडेट करना होता है। जैसे आपका यूविन है या अनमोल ऐप है, इस हालांकि जो ऐप है, ये जो जितने भी डिजिटल ऐप है, डिजिटल पोर्टल है, इसके बारे में लास्ट में मैंने रखा हुआ है, और लास्ट में मैंने आपको बहुत सारे पोर्टल और ऐप के बारे में जानकारी दूंगा किससे क्या क्या होता है, और वो आपको थोड़ा सा देखना है, ठीक है। स्वास्थ्य जांच करना, गर्भवती महिलाओं का रक्तचाप, बीपी वगैरह, हीमोग्लोबिन, वजन वगैरह जांच करना, आयरन की गोली देना, है ना, ये कैल्शियम की गोली देना, मैग्नीशियम की गोली, ये सारा चीज मेंटेन करना, विटामिन वगैरह, प्रोटीन वगैरह का जो आजकल तो प्रोटीन का जो है कि डब्बा लिख दिया। जैसे जिम वाले ही प्रोटीन का बॉक्स नहीं पीते हैं, जब प्रेग्नेंट लेडी हो जाती है तो आजकल मैंने देखा कि जो डॉक्टर हैं वो भी जो है कि प्रोटीन का बॉक्स जो है कि लिख देते हैं। क्या प्रोटीन जो है कि लेते रहिए, मैग्नीशियम लेते रहिए, कैल्शियम लेते रहिए, आयरन लेते रहिए, कमी नहीं होनी चाहिए, है ना। ये चीजें हमें देखने को मिलती है। सामुदायिक स्वास्थ्य, बुनियादी उपचारात्मक देखभाल, स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण सहायता और प्राथमिक उपचार प्रदान करना, ये एनएम का प्रॉपर काम होता है। लिंक वर्कर के रूप में क्या बात करें? समुदाय के सदस्यों को उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा उच्च स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ना। अब ये क्या करती हैं? जो उपकेंद्र पे ये काम करती हैं, जो एनएम, ये जो है कि आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे या उच्च स्वास्थ्य केंद्रों से जोड़ने का कार्य होता है क्रिटिकल सिचुएशन में, ठीक है। आशा का मार्गदर्शन करना, यानी कि आशा के बारे में, यानी आशा को हमेशा टाइम टू टाइम गाइड करते रहना कि आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करें, कैसा ट्रीटमेंट करें, कैसे जो है कि लोगों को यहाँ सेंटर तक लेके आए, सब सेंटर तक, ये सारी बातें वहां पे होती रहती है। एनएम अपने क्षेत्र की सभी आशा कार्यकर्ताओं की बैठक लेती है और उन्हें तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करती है। आशा और एनएम में के बीच अंतर क्या है, थोड़ा सा देख लिया जाए। आशा और एनएम के बीच अंतर क्या है, तो स्तर देखेंगे तो आशा आपकी गांव और सामुदायिक स्तर पे कार्य करती है, जबकि एनएम आपकी उपकेंद्र व तकनीकी स्तर पे काम करती है, सब सेंटर के भी। शिक्षण प्रशिक्षण की बात करें तो स्थानीय महिलाएं होती है, न्यूनतम शिक्षा 10 पास होता है, स्वयं सेवा करती हैं, बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं। जबकि एनएम नर्सिंग और डिप्लोमा कोर्स की हुई बिल्कुल पेशावर, बिल्कुल प्रोफेशनल कोर्स करती हैं। मुख्य कार्य क्या होता है? मोटिवेटर का काम होता है, मार्गदर्शक का काम होता है, इनका सेवा प्रदाता और नर्स का काम होता है। हस्तक्षेप, जागरूक करना, दवा की किट देना, ये आशा का काम होता है। इंजेक्शन लगाना, जांच करना, टीकाकरण देना, बूस्टर देना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये एनएम का काम होता है, ठीक है। इस तरीके से सारी बातें हमने देख लिया। सामूहिक भूमिका, विलेज हेल्थ और ठीक है न्यूट्रिशन वगैरह के बारे में बात की गई है। यहाँ पे सामूहिक भूमिका के बारे में देखते हैं। महीने में एक बार गांव में आयोजित होने वाली स्वास्थ्य दिवस पर ये दोनों मिलकर काम करती हैं, यानी कि जो आशा है और जो एनएम है, महीने में एक जो है कि आपका स्वास्थ्य दिवस रखा जाता है और उस स्वास्थ्य दिवस पे जो है कि दोनों साथ में जो है कि निकलती हैं और गांव वगैरह में जो इनका क्षेत्र होता है वहां पे घूमती हैं, अपना जो है कि लोगों को जागरूक करती हैं, जो भी इनकी सेवा है, जो भी सर्विस है वहां पे प्रदान करती हैं। आशा लाभार्थियों को घर घर जाकर बुला कर लाती है। आशा का कार्य क्या होता है? जागरूकता फैलाना, मार्गदर्शन देना, साथ ही साथ ये भी कार्य होता है, जैसे मान लीजिए किसी कारण बस कभी कभी क्या होता है, क्योंकि कंडीशन हमेशा एक समान नहीं होती है, और कंडीशन जब हमेशा एक समान नहीं होती है तो कई बार क्या होता है कि जो बच्चा होता है, जो माँ होती है, अभी अर्ली जो है कि चाइल्ड बर्थ हुआ है, इस कंडीशन में माँ जच्चा बच्चा जो है कि सेंटर पे नहीं जा पाता है, तो आशा घर घर जाती है, फिर जो है कि ब्लड प्रेशर वगैरह, शुगर वगैरह जो भी है माता का जो है कि वो मेजर करती है, साथ ही साथ बच्चे का वेट करती है। बच्चे का जो है कि वेट करने के बाद उसका न्यूट्रिशन के बारे में, उसके हेल्थ के बारे में, उसको अगर कोई बूस्टर वगैरह देना है तो ये सारा काम जो है कि आशा
मतलब बूस्टर तो नहीं देती है, लेकिन वेट वगैरह करने का काम जो है कि ये सारा काम आशा करती है, तो ये भी काम देखने को मिलता है। बुलाकर एनम उनका वजन करती है। देखिए मैंने क्या बोला, एनम वजन करती है, लेकिन अगर किसी कारणवश जच्चा बच्चा सेंटर पे नहीं जा पाता है, इस कंडीशन में आशा घर आती है, वहां पे वेट करती है, स्वास्थ्य जांच करती है और टीके लगाती है। ठीक है, दोनों मिलकर माताओं को पोषण और स्वच्छता की शिक्षा देती हैं। कैसे जो है कि साफ सफाई रखना है, कैसे अपनी साफ सफाई रखना है, कैसे जो है कि आपको डेली नहा धोकर फ्रेश रहना है, कैसे बच्चे का रख रखाव करना है, साफ सफाई करना है। ऐसा ना हो कि पता चले कि बच्चा पोटी करके वैसे ही जो है कि पड़ा हुआ है, पोटी पड़े हुए सूख गया, आपको पता ही नहीं चला। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे का जो स्किन होता है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। अगर ऐसा हो जाता है तो बच्चे के स्किन पे रेसेस आ जाते हैं, मार्क्स आ जाते हैं, है ना, लाल चिन्ह आ जाते हैं, जिससे बहुत तकलीफ होती है, पेन भी होता है, इससे बहुत सारी समस्याएं होने लगती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि खास तौर से कि बच्चे की साफ सफाई की विशेष ध्यान रखा जाए। ये जागरूकता कौन फैलाती है? एनम और आशा दोनों मिलकर करती हैं। ठीक है, आधुनिक भूमिका में अब यहां पे वही आ गया, वही चीजें आ गई, यहां पे डिजिटल चीजें आ गई, है ना। यहां पे कौन सी चीजें आ गई? डिजिटल चीजें आ गई। ओके, ठीक है, तो डिजिटल चीजें आ गई। डिजिटल चीजें मतलब कि अब यहां पे ऐप वाला पोर्टल वगैरह के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। डिजिटल उपकरण से लैस होते हैं। आज की जो एनम है वो डिजिटल उपकरण से क्या है? लैस है। जैसे पोर्टल ट्रैकिंग वे पोषण ट्रैकर और यूविन जैसे ऐप का उपयोग करके रियल टाइम डेटा फीड करती हैं। एनीमिया मुक्त भारत यानी कि स्कूलों और घर घर जाकर के आयरन की गोलियां वितरित करना और उनकी डिजिटल रिपोर्टिंग करना, ये काम भी किसका होता है? एनम का होता है। ठीक है, अब यहां पे आ गई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भारत सरकार की एकीकृत बाल विकास सेवा है। ये क्या है? भारत सरकार की एकीकृत बाल विकास सेवा है। ICDS, ये है ICDS योजना के अंतर्गत समुदाय आधारित अग्रिम पंक्ति की कार्यकर्ता होती हैं। अग्रिम पंक्ति की कार्यकर्ता होती है कौन? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संस्था ये कुपोषण से लड़ने और 0 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के उद्देश्य से काम करती हैं। अब ये किसके किसके लिए काम करती हैं, क्या क्या काम करती हैं? आशा जो आपकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, बच्चों के लिए काम करती हैं, जो बच्चा पैदा हुआ है ना, जो बच्चा पैदा हुआ है उसके लिए काम करती हैं। साथ ही साथ जो आपकी गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए काम करती हैं। साथ ही साथ जो स्तनपान कराने वाली यानी कि जो बच्चे को दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं, मतलब कि बच्चा अभी छोटा है, जस्ट पैदा ही हुआ है, तो उनके लिए स्वास्थ्य के लिए ये क्या करती हैं? काम करती हैं और उनके स्वास्थ्य की देखरेख के लिए काम करती है। साथ ही साथ एक चीज और, ये प्राथमिक शिक्षा, या कह लीजिए कि प्री स्कूलिंग वाला जो चीज है, प्री स्कूलिंग वाला चीज, उस प्री स्कूलिंग वाले चीज में जो है कि ये बच्चे को थोड़ा सा देख रेख करती है। यहाँ पे ये सारी चीजें दिखा रहा है, वेट वगैरह करना, ये माता वगैरह, यहाँ पे सारी चीजें पिक्चर में यहाँ पे दिखा रखा है। कैसे जो है कि बच्चे को क्या किए हैं? टांग दिए हैं, है ना। ठीक है, तो वेट वगैरह करने का काम, बच्चे की ग्रोथ को मॉनिटर करने का काम, विकास को मॉनिटर करने का काम भी ये जो है कि करती हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संस्था पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, पूर्व विद्यालय शिक्षा प्रदान है। प्री स्कूलिंग की जो एजुकेशन होती है, प्री स्कूलिंग की एजुकेशन ये देती हैं ये लोग। ठीक है, भूमिका एवं जिम्मेदारियां क्या है? आंगनवाड़ी केंद्रों का प्रबंधन करना,
बच्चों और माताओं को पोषण प्रदान करना, स्वास्थ्य सेवा देना, टीकाकरण में सहायता करना, गंभीर कुपोषण या बीमारी के लिए रेफरल सेवाएं प्रदान करना। पात्रता क्या होती है इनकी? तो सामान्यतः यह जो 10th या 12th जो है कि पास उत्तीर्ण होती हैं। राज्य की परीक्षा होती है, राज्य की परीक्षा अभी जो है कि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बहुत बड़ी लेवल पे वैकेंसी निकली थी। 12th 10th पास पे ही इनको जो है कि रख लिया जाता है। आयु सीमा राज्यवार भिन्न भिन्न हो सकती है। भर्ती अक्सर स्थानीय स्तर पर होता है, जिसमें एक ही ग्राम पंचायत या वार्ड के निवासियों को प्राथमिकता दी जाती है। भर्ती राज्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, जैसे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में लिया जाता है, किसके द्वारा? राज्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती कौन करता है? तो राज्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालय करता है। ठीक है, राज्य का है, ये राज्य के लेवल पर होता है, सेंटर के लेवल पर नहीं होता है। इस चीज को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। 6 प्रमुख सेवाएं पर, ये 6 प्रमुख सेवाएं प्रदान करती हैं। कौन कौन सी? पूरक पोषण देना, है ना। पहले हम लोग जब छोटे छोटे हुआ करते थे तो आंगनबाड़ी में पंजीरी मिला करती थी। आज के टाइम में और भी मिलता है, पंजीरी भी मिलता है, चना भी मिलता है, दाल भी मिलता है, चीनी भी मिलती है ना, रिफाइन भी मिलता है, और भी बहुत सारी चीजें जो इस सेंटर पे मिलने लगी है। अनौपचारिक या पूर्व विद्यालयी शिक्षा, प्री स्कूलिंग शिक्षा यहाँ पे दी जाती है। पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है। टीकाकरण में सहायता किया जाता है। स्वास्थ्य जांच एवं रेफरल सेवाएं। रेफरल सेवाएं का मतलब ये हो गया, रेफरल सेवाओं का मतलब ये हो गया कि अच्छा इतना ही है। ऐसे कैसे? नहीं नहीं, और भी होना चाहिए यहाँ पे। रेफरल सेवाएं, हाँ रेफरल सेवाएं अभी देखते हैं थोड़ा सा ये कहाँ गड़बड़ हो गया है ना। थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा क्या दिक्कत आ गई है। यहाँ पे तो 7 लगभग 7 लगभग 5-7 जो है कि स्लाइड इसमें मिसिंग लग रहा है, देखना पड़ेगा, थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, है ना। तो रेफरल सेवाओं का मतलब ये हो गया कि रेफरल सेवाओं से लेना देना ये है कि आपका जैसे कोई गंभीर समस्या आ गई है बच्चे में या माता में, जिसको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है, तो वो फिर जो है कि वहां से रेफर कर देगी, भेज देगी। जैसे क्या होता है कि किसी छोटे मोटे जो है कि स्वास्थ्य केंद्र पे किसी पेशेंट का उपचार नहीं हो पाता है, तो उस डॉक्टर के जानकारी में अगर कोई सेंटर है या कोई डॉक्टर है जो इसको ट्रीट कर सकता है, तो वो वहां पे भेज देता है। इसी को बोलते हैं रेफरल सेवाएं। ये सामान्य भाषा में बात चलती है। थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, है ना। ओके, वेट।
ठीक है, सॉरी थोड़ा सा अकेले हैं तो इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है ना। अभी ओपन हो जाएगा तो उसमें थोड़ा सा 5-6 स्लाइड और है, 5-6 स्लाइड और है, लगभग 99 स्लाइड था, जिसमें और भी कुछ चीज़ें थी जो पता नहीं कैसे मिस हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला। ओपन हो जाए जल्दी से ये थोड़ा सा। हाँ, हम बात कर रहे थे रेफरल सेवाओं की, रेफरल सेवाओं की बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया कि रेफरल सेवाएं वो होती हैं जिसमें कोई डॉक्टर जो है कि जब कोई पेशेंट को या किसी व्यक्ति को ट्रीट नहीं कर पाता है तो उसके अकॉर्डिंग जो जानकारी में होता है उसके यहाँ उसे भेज देता है, इसे कहते हैं रेफरल सेवाएं। तो ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है ये रेफरल सेवाएं भी देती हैं। आशा एक प्रशिक्षित सामुदायिक महिला होती है जो स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को सुगम बनाती है। ठीक है, लोगों के लिए पहुंच को क्या बनाती है, सुगम बनाती है, उनमें जागरूकता फैलाती है और स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देती है। जबकि आंगनबाड़ी का, अब देखिए आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी में क्या फर्क होता है, तो जो आशा कार्यकर्ता है वो आम लोगों के लिए जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको सुगम बनाती है, यानी आसान बनाती है उस तक पहुंच, जबकि स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देती है। जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पोषण और शिशु देखभाल पर केंद्रित है। किस पे है, पोषण और शिशु देखभाल पर केंद्रित है। स्वास्थ्य कर्मियों से संबंधित ऐप और पोर्टल, ऐप और पोर्टल, अब यहां पे फटाफट देख लेते हैं। पहला है सशक्त। सशक्त जो है कि ये है एक आपका ऐप है, पोर्टल है, जो भी है, सॉरी ऐप है। ये कब जारी हुआ था, तो जुलाई 2018 में, सॉरी जुलाई 2018 में जारी हुआ था। स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के ज्ञान और प्रशिक्षण का व्यवस्थित मूल्यांकन। इसमें क्या होता है कि जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए स्वास्थ्य कर्मी हैं, टेक्निकल जो प्रशिक्षित लिए हुए हैं, उनके ज्ञान के बारे में, उनके प्रशिक्षण का व्यवस्थित मूल्यांकन किया जाता है, जांच किया जाता है कि अगर हम इनको यहाँ पे अपॉइंट करते हैं तो क्या ये सही तरीके से लोगों को सर्व कर पाएंगे या सेवा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। मूल्यांकन के बाद जो है इनको रखा जाता है। यह एक पोर्टल और ऐप है, दोनों है, जिसे राज्य अधिकारियों को स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण की योजना बनाने, उसे क्रियान्वित करने और उसकी निगरानी करने में सहायता देने के लिए विकसित किया गया है। जब इसके द्वारा तीनों काम होता है। क्या क्या काम होता है, स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण की योजना बनाई जाती है, ठीक है, उसे क्रियान्वयन किया जाता है और उसकी निगरानी की जाती है। तीनों में ये इंपॉर्टेंट पोर्टल और ऐप दोनों है। विकसित किया गया है जिसमें जीपीएस सक्षम निगरानी और फोटो वीडियो अपलोड करने की सुविधा शामिल। इस पे सशक्त जो है वो जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम इसमें लगा हुआ है, ठीक है, जो निगरानी करता है, फोटो और वीडियो अपलोड करने की सुविधा भी यहां पे हमें मिलता है। एम सखी 2015 में ये आया था। यह फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए, जैसे आशा कार्यकर्ता हैं उनके लिए बनाया गया है, के लिए एक जॉब एड के रूप में डिजाइन किया गया। जॉब एड यानी जॉब की जानकारी यहाँ पे दी जाती है, किया गया है, जो उन्हें दूरस्थ क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान करने, डेटा ट्रैक करने और कौशल को अपडेट करने में मदद करता है। ठीक
ठीक है। तो एम सखी किससे संबंधित है? आशा कार्यकर्ता से संबंधित है। किससे संबंधित है? आशा कार्यकर्ता से संबंधित है। अब क्या होता है कि जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जैसे आदिवासी क्षेत्र हो गया, जैसे कोई जंगली क्षेत्र हो गया, जैसे कोई दुर्गम एरिया हो गया, जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र हो गया, जैसे कोई पहाड़ी क्षेत्र हो गया, अब इस क्षेत्रों में अगर जो है कि मान लीजिए कि आशा कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाती है, तो इस तरह की जो है कि जो आसपास की आशा कार्यकर्ता होती हैं उनके सहयोग से वहां पे गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान किया जाता है, डेटा जो है कि ट्रैक किया जाता है और कौशल को अपडेट करने में मदद करता है। ठीक है, ये बातें हो गई। उसके बाद है राइज रैपिड इम्यूनलाइजेशन स्किल इनहेंसमेंट। ठीक है, राइज है शॉर्ट फॉर्म इसका। मार्च 2025 में ये क्या हुआ है? लॉन्च हुआ है मार्च 2025 में। एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। क्या है? एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, मोबाइल और वेब ऐप है, जो स्वास्थ्य कर्मियों को नियमित टीकाकरण दिशा निर्देश से संबंध में देखिए। अब जो राइज है, जो स्वास्थ्य कर्मी है, जो टीकाकरण लगाते हैं, उनके लिए गाइडेंस यहाँ पे देखने को मिलता है, निर्देश देखने को मिलता है। ज्ञान और कौशल को बढ़ाने में मदद करता है। जो स्वास्थ्य कर्मी है, जो टीका, जैसे एनम है, एनम का क्या है? टीकाकरण का कार्य है। तो बहुत बार क्या होता है कि लोग एग्जाम क्रैक करके या चले तो जाते हैं, बट जैसे जैसे अब नौकरी मिल जाती है वो आराम तलब हो जाते हैं, जानकारी इकट्ठा करना जो है कि छोड़ देते हैं, पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं, फिर समस्या आने लगती है। तो इस तरह की समस्या के समाधान के लिए जो है कि ये पोर्टल आपको बनाया गया है। ये वाला जो पोर्टल है ना, ये राइज, इस समस्या के समाधान के लिए बनाया गया है कि इसमें आपको क्या होगा? टीकाकरण की जानकारी मिलेगी। अगर आप भूल गए हो तो टीकाकरण की क्या होगी? आपको जानकारी मिलेगी, दिशा निर्देश मिलेगा, उसके संबंध में ज्ञान मिलेगा और कौशल को बढ़ाने में मदद मिलेगी आपको। बेसिकली यहाँ पे ये बात की गई है। ठीक है। आरोग्य सेतु एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य ऐप है, आयुष्मान भारत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत किया गया है। ठीक है। ई संजीवनी क्या है? तो नवंबर 2019 में ये जो है कि लाया गया था। भारत की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा, जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष परामर्श के लिए डॉक्टरों से जुड़ने की सुविधा प्रदान करती है। ठीक है। जो स्वास्थ्य कर्मी है, जो नर्सिंग वगैरह का कोर्स की हुई, जो एनएम वगैरह है, जीएनएम वगैरह है, अगर यह किसी मुद्दे पे या किसी पेशेंट के लिए इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और डॉक्टर अगर जो है कि सेंटर पे अवेलेबल नहीं है, दूर दराज का मामला है, चाहे पहाड़ी हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे जंगली हो, चाहे रेगिस्तान, कहीं भी बात हो, तो इस कंडीशन में अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो इसके माध्यम से, ई संजीवनी के माध्यम से किसी अन्य दूर बैठे डॉक्टर के साथ जुड़ करके उस पेशेंट की हालत बता करके उनसे जो है कि कंसल्ट करके वहां पे उस पेशेंट को सेवा प्रदान करेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ई संजीवनी। ठीक है। उमंग ऐप 23 नवंबर 2017 को यह लागू किया गया था, लाया गया था। यह ऐप स्वास्थ्य कर्मियों के लिए विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और कर्मचारी संबंधी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है। यानी कि ये जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके लिए जो सेवाएं सरकार द्वारा या सुविधाएं जो सरकार द्वारा दी जाती हैं उन तक पहुंच सुनिश्चित करती है स्वास्थ्य कर्मियों की। ठीक है। उसके लिए ये ऐप है यू विन, या कहीं कहीं पे यू विन ऐसे भी लिखा आपको मिल जाएगा। यू विन अक्टूबर 2024 में भारत का सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP है ना, यूनिवर्सल इंजेक्शन प्रोग्राम। ठीक है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अंतर्गत प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य का हिस्सा है।
यह विश्व के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से, यह विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। कौन? यूविन पे जो चलता है ना, जिसके तहत सभी गर्भवती महिलाओं और बच्चों को मुफ्त टीकाकरण प्रदान किया जाता है और बच्चों के टीकाकरण की प्रत्येक घटना का रिकॉर्ड यहां पे रखा जाता है। किस पे? यूविन पे। ये सारा काम एनएम वगैरह लोग करती हैं, नर्सिंग के जो कोर्स की हुई है, नर्सिंग में है, नर्स हैं या एनएम है, वो सारा काम ये मेंटेन करेंगे। ठीक है, इसमें 12 टीका की बात की गई है, 12 प्रकार के टीकों की बात की गई है। टीकों से रोके जा सकने वाले रोगों के खिलाफ टीकाकरण उपलब्ध है। राष्ट्रीय स्तर पे 1 है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पे 11 रोगों के खिलाफ, जिसमें आपका डिप्थीरिया है, पर्टूसिस है, टेटनस है, पोलियो है, खसरा है, रूबेला है, बचपन की तपेदिक का गंभीर रूप है, रोटावायरस, डायरिया, हेपेटाइटिस बी और मेनिंजाइटिस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप वी के कारण होने वाले जो भी रोग हैं, इन सारे रोगों के लिए टीकाकरण किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए होने वाला निमोनिया और न्यूमोकोकस निमोनिया और उपराष्ट्रीय स्तर पे 1 है। उपराष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए, उपराष्ट्रीय स्तर पे, हाँ, उपराष्ट्रीय स्तर पे जापानी इंसेफेलाइटिस, जापानीज माफ कीजिएगा, जापानी इंसेफ्लाइटिस, जिसे जेई का टीका केवल स्थानीय जिलों में ही उपलब्ध होता है। जेई का टीका केवल स्थानीय जिलों में उपलब्ध होता है, यानी कि जिला स्तर पे आपको मिलेगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा बस। उसके बाद आता है एप आपका अनमोल। उसके बाद कौन आ गया? अनमोल आ गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 7 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया। फ्रंटलाइन स्वास्थ्यकर्मी यानी एनएम को उनके दैनिक कार्यक्रम को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से करने में सक्षम बनाता है। लाभार्थी सेवा रिकॉर्ड दर्ज और अपडेट किया जाता है। अब देखिए, समस्या ये है ना कि जो नर्सिंग की कोर्स की हुई है, जो एनएम की जो कोर्स की, एक ही नहीं है, कई सारे पोर्टल और ऐप पे उन्हें जो है कि डाटा अपडेट करना पड़ता है, इसीलिए उनका माथा खराब हो जाता है। जैसे वो घर आएंगी, घर आने के बाद खाएंगी या नहीं खाएंगी, पानी पिएंगे नहीं पिएंगी, वो 2 4 5 घंटे तो उन्हें डाटा अपडेट करने में लग जाता है। मोबाइल से डाटा अपडेट करते चले जाएंगे, अपडेट करते चलिए। ये एक थोड़ा सा है, बर्डन है उन पे। इसके सरकार को इसके बारे में भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि इसको थोड़ा सा आसान बनाया जाए, है ना। चलिए, एमिनय, उसके बाद आ गया एमिनय। इसका उपयोग डॉक्टर और नर्सों द्वारा दैनिक कार्यक्रम, शिफ्ट ऑन कॉल असाइनमेंट को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे जैसे आपका जो है कि जो ड्यूटी वगैरह है, ड्यूटी के बारे में जानकारी वगैरह के बारे में बात हो गया, शिफ्टिंग वगैरह के बारे में, ये सारा एनियम पे जो है कि देखने को मिलता है। उसके बाद प्रैक्टो या एम फाइन चिकित्सकों द्वारा टेलीमेडिसिन परामर्श के लिए अक्सर उपयोग में किया जाता है। तो ये जो है कि हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड कुछ जो है कि यहाँ पर ऐप और पोर्टल थे जिसके बारे में हमने प्रॉपर देखा। और इस तरीके से ये जो कंटेंट का जो क्लास था, कंटेंट का क्लास जो है कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न आज देखेंगे, 25-30 प्रश्न आज देखेंगे, लगभग जो है कि 100 के आसपास है। तो बाकी का नेक्स्ट क्लास में जो है कि मैं आपको अलग से पूरा जो है प्रश्नों का जो है कि संग्रह आपको कराऊंगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब देख लेते हैं, फटाफट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। चलिए,
पानी गर्म हो गया है, ठंडा पानी लाना पड़ेगा नीचे से। चलिए प्रश्न संख्या पहला देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला, किशोर न्यायालय अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? किस वर्ष लागू किया गया था? ठीक है, तो किशोर न्याय अधिनियम किस वर्ष लागू किया? तो ये लागू किया गया था 1986 में। कब लागू किया गया था? 1986 में। 1986 के बाद देखते हैं तो 2000 में इसमें कुछ संशोधन होता है, फिर देखते हैं तो इसमें 2015 में कुछ जो है कि इसमें संशोधन होता है। ठीक है, और यहाँ पे कहा गया है, क्या बोला गया है यहाँ पे, किशोर न्यायालय अधिनियम में क्या बातें की गई है? यहाँ पे बात की गई है कि अगर 18 वर्ष से कम आयु का लड़का है ना, कम आयु का बच्चा है तो उसके साथ अगर कोई दुर्व्यवहार होता है, दुर्व्यापार होता है, और भी यहाँ पे जो है कि दुर्व्यापार और दुर्व्यवहार के साथ साथ यहाँ पे देखा जाए तो उसकी सुरक्षा की बात की गई है, उसकी सुरक्षा की बात की गई है, और उसकी कानूनी अधिकारों से संबंधित जो है कि यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, इसमें क्या क्या बात की गई है? तो जो 18 वर्ष से कम बच्चे हैं उनके साथ दुर्व्यवहार हो, दुर्व्यापार हो, या जो है कि उनकी सुरक्षा से रिलेटेड कोई मुद्दा हो, है ना, उनसे अपराध से रिलेटेड कोई मुद्दा हो, और उनके जो कानूनी अधिकार हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे बात की गई है। इसमें किशोर न्याय अधिनियम में जो 1986 में आया था, इसमें सुधार हुआ है 2 बार, 2002 में और 2015 में थोड़ा बहुत इसमें संशोधन वगैरह किया गया है। ठीक है, किसका मानना था कि हर किसी के पास जागरूकता का एक सचेत, अवचेत व अचेतन स्तर होता है, हेरी फेयोल का, सिगमंड फ्रायड का। अब ये एक्चुअली चाइल्ड साइकोलॉजी है, है ना, चाइल्ड साइकोलॉजी है थोड़ा सा। तो ये है आपका, ये मानना है सिगमंड फ्रायड साहब ये बोलते हैं, इसको थोड़ा सा इंग्लिश में टर्म है, ये थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ अभी माइंड से, अहम, परा अहम, हिंदी में भी उसको बोलते हैं अरम, परा अहम, और ऐसे करके 3 शब्द वो बताते हैं। वही यहाँ पे बात की गई है, सचेत, अवचेत व अवचेतन। ये सिगमंड फ्रायड का बताया हुआ है। ये किसका बताया हुआ है? सिगमंड फ्रायड का बताया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नवजात शिशु का पुनर्जीवन शुरू करने पर पहली क्रिया क्या है? यानी कि नवजात जो शिशु है उसका पुनर्जीवन शुरू करने पर पहली क्रिया क्या है? ABC दृष्टिकोण का पालन करना। अच्छा, बच्चे को गीलेपन से बचाए और ढके, छाती को दबाना शुरू करें, और एक गुएडेल वायु मार्ग डालें। अच्छा, ठीक है, तो ये बच्चे को गीले कपड़े से बचाएं और ढकें, ये बात यहां पे की जाती है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, नवजात शिशु के बारे में उपयोगी प्रारंभिक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? जब नवजात शिशु होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो उसका जो मूल्यांकन होता है क्या क्या शामिल होता है? स्वर, श्वास, हृदय गति। देखिए, स्वर थोड़ा सा सोच सकते हैं इसमें, बाकी तो मुझे लग रहा है बच्चे का रंग से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, है ना, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, स्वर, श्वास और हृदय गति। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले जो दाई है, जो बच्चा पैदा कराती हैं, जो भी डॉक्टर है बच्चा पैदा कराता है, तो सबसे पहले वो देखता है बच्चे के कि बच्चे के
श्वास आ रही है कि नहीं आ रही है, बच्चे की हार्ट बीट है कि नहीं है ना, और बच्चा रो रहा है कि नहीं रो रहा है। तो अगर हार्ट बीट नहीं चल रही है ना, और अगर श्वास नहीं चले तो उसको छाती को देखो, ऐसे बच्चे को जो है कि पीटा जाता है ना, या फिर जो है कि उसका पैर पकड़ के ऐसे थोड़ा सा उसको लटकाया जाता है, थोड़ा सा झटके दिए जाते हैं, थोड़ा सा उसके जो है कि सीने पे जो है कि हल्का हल्का थपकाया जाता है, जिससे बच्चे की सांस आने लगे, हृदय गति चलने लगे, और उसके बाद बच्चा चिल्लाने लगता है। जब रोने लगता है तब हाँ बिल्कुल बच्चा परफेक्ट है, ऐसा जो है कि डिक्लेयर हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, यौन शिक्षा को यौन प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। यौन शिक्षा को यौन प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। यह किसका कहना है? तो ये कहना है साहब लिप्सन का कहना है। ठीक है, यौन शिक्षा को स्कूल की कार्रवाई में शामिल करने की सिफारिश की थी। किसने की थी? अब देखिए भारत, देखिए और दूसरे देशों में बात पहले देख लेते हैं किसने की थी की बात करते हैं। तो ये किए थे किरनी महोदय ने जो है कि यहाँ पे इन्होंने किया था। अब जैसे अन्य देशों में देखते हैं, जैसे यूरोप में देखते हैं, अमेरिका में देखते हैं, और जो डेवलप कंट्री है वहां पे देखते हैं, जो विकसित देश हैं वहां पे देखते हैं, तो वहां पे सेक्स एजुकेशन प्रॉपर एक टॉपिक है जिसमें बच्चों को इस सारी चीजों की जानकारी दी जाती है। हालांकि भारत में यह एक जो है कि द्वंद्वात्मक स्थिति है। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, यहाँ सेक्स एजुकेशन को सिलेबस का पार्ट होना चाहिए, कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, सेक्स एजुकेशन का पार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो ये अभी तक जो है कि ऑफिशियल रूप पे शामिल नहीं किया गया है। यौन शिक्षा को केवल सीखने का विषय भर नहीं माना है, यानी कि इस सीखने की चीज नहीं है। किसने ऐसा किया है? तो जॉन जेडेड बर्ट ने, रूबिन और किंडेडल ने, और किर्नी और रोजरवेल ने, और बोलवी ने। तो वही सेम चीजें हो जानी चाहिए, लेकिन अपने रूबिन और किंडेडल ने सीखने की चीज नहीं मानी है, इससे इधर माना है। स्वास्थ्य शिक्षा का अनुमानित एड नहीं है। स्वास्थ्य शिक्षा का एड का मतलब यहां पे हो गया आपका सामग्री से है, शिक्षण सामग्री। तो स्वास्थ्य शिक्षा का अनुमानित एड नहीं है, यानी कि शिक्षण सामग्री नहीं है। चित्र, सिलहुट, स्लाइड, ट्रांसपेरेंसीज और एपिडियोस्कोप। अच्छा, चित्र शिक्षा की बात की जा रही है ना, तो शिक्षा के लिए चित्र तो मतलब ठीक है, स्लाइड भी एक तरीके से सही है। चित्र यहां पे देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा में चित्र का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, कम महत्व यहां पे माना गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कॉनकोर में किन राष्ट्रीय मूल्यों को स्थान दिया गया था? कॉनकोर में किन राष्ट्रीय मूल्यों को स्थान दिया गया था? लोकतंत्र को, धर्मनिरपेक्षता को, पर्यावरण और संरक्षण व समिति को, उपरोक्त सभी को। तो यहाँ पे बात की गई है डी, सभी को। लोकतंत्र को भी स्थान मिला है, धर्मनिरपेक्षता को भी स्थान मिला है, पर्यावरण का संरक्षण व समिति को भी स्थान मिला है। ऑप्शन डी है यहाँ पे। कुछ प्रश्न यहाँ पे 8-10 प्रश्न ऐसे है ना जो थोड़ा सा टफ है, जो कंटेंट की क्लास में नहीं थे। इसके बाद बहुत सारे प्रश्न आपको आएंगे जो ऑलरेडी मैंने आपको कंटेंट की क्लास में करा रखी है, तो परेशान नहीं होने का। प्रश्न संख्या 10, किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य है? बच्चों के बीच स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ावा देना, स्कूल में बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण के बारे में उचित जानकारी प्रदान करना, जिम्मेदारी का बोध कराना, उपरोक्त सभी। तो ये है जिम्मेदारी का बोध कराना। क्योंकि जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था को आधी तूफान की अवस्था बोलते हैं या बनने और बिगड़ने की अवस्था बोलते हैं। अगर यहाँ पे बच्चे को सही तरीके से गाइडेंस नहीं दिया गया, उसको उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको रियलाइज नहीं कराया गया, तो वो बच्चे का फ्यूचर फिर जो है वहां पे डिस्ट्रॉय होने लगता है। ठीक है,
क्योंकि ये एक तरीके से जो किशोरावस्था है वो बच्चे को प्रौढ़ावस्था के बीच की कड़ी है। बच्चे और प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की कड़ी है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे बॉडी में चेंजेस होते हैं। अगर इसमें प्रॉपर जो है कि बच्चे को गाइडेंस और क्लियरिटी ना मिले, विश्वास ना मिले, तो फिर समस्या हो जाती है। तो जिम्मेदारी का बोध कराना यहाँ पे बात आ जाएगी। प्रश्न संख्या 11, विद्यार्थी केंद्रित कक्षा स्पेस के लिए है। व्यक्तिगत मतभेदों को संबोधित करना, शिक्षक उन्मुख व्याख्यान को कम करना, पिछले ज्ञान को याद करना, पूरी कक्षा को शामिल करना। हाँ, यहां पे ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, पूरी कक्षा को शामिल करना। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा का अनुमानित सहायक सामग्री नहीं है। स्वास्थ्य शिक्षा का अनुमानित सहायक सामग्री नहीं है। वही सारी चीजें तो यहाँ पे भी दे रखा चाहिए। क्वेश्चन रिपीट ही हो गया है क्या? ये क्वेश्चन लग रहा है कि रिपीट ही हो गया है ना। तो 12 का यहाँ पे सी हो जाएगा सेम। चलो, स्वास्थ्य शिक्षा का सबसे अच्छा सामूहिक तरीका कौन सा है? प्रदर्शन, प्रदर्शनी, प्रदर्शन, प्रदर्शनी, संगोष्ठी, भूमिका निभाना। देखो, सामूहिक स्वास्थ्य शिक्षा का सबसे अच्छा सामूहिक तरीके के बारे में बात करें तो वो भूमिका निभाना जो है कि ज्यादा बेटर होगा, है ना। लेकिन ये थोड़ा सा छोटे लेवल, बड़े लेवल पर नहीं हो पाएगा, बड़े समूह लेवल पे नहीं हो पाएगा, है ना। तो प्रदर्शन, प्रदर्शन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 14, स्वास्थ्य शिक्षा का मूल्य उद्देश्य क्या है? दिमाग के लिए, शरीर के लिए, सामाजिक सरोकार के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो यहाँ पे बात करते हैं तो ये है आपका सभी के लिए। दिमाग के लिए भी, शरीर के, स्वास्थ्य शिक्षा शरीर के लिए भी दिया जाता है, दिमाग के लिए भी दिया जाता है, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी दिया जाता है, और सामाजिक सरोकार के लिए भी दिया जाता है। आगे प्रश्न संख्या 15, स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी क्यों जरूरी है? तो जीवन बेहतर हो, कमाई में वृद्धि हो, आजीविका निरंतर हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा जरूरी इसलिए है ताकि जीवन को बेहतर तरीके से जी सके और जीवन बेहतर हो सके। तो 15 का हो जाएगा आपका ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे, विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी समस्या कौन कौन सी है? तो विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी समस्या देखेंगे तो कालाजार, डेंगू बुखार, चिकनगुनिया। अच्छा, तो ये सभी हैं विद्यालयी स्तर पे, ये सभी हैं, सभी। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम किसकी देन है? स्वास्थ्य मंत्रालय की, WHO की, यूनिसेफ की, UNESCO की। अच्छा, ऐसी बात है। तो ये एक्चुअली देन है स्वास्थ्य मंत्रालय की। किसकी देन है? स्वास्थ्य मंत्रालय की देन है। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो स्वास्थ्य, जो स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इसमें बेसिकली 6 से लेकर के 12th तक के बच्चों को शामिल किया जाता है। बच्चों को यहाँ पे शामिल किया जाता है। अब इन्हें जो है कि स्कूल में स्वच्छता व स्वास्थ्य के बारे में बताया जाता है। स्वास्थ्य के बारे में यहाँ पे बताया जाता है ना। इनके कल्याण कैसा होगा इसके बारे में बताया जाता है। साथ ही साथ पोषण के बारे में इनको जानकारी दी जाती है ना। स्वच्छता यानी साफ सफाई की बात हो गई, ठीक है। उसके बाद मानसिक, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य, हाँ, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य की बात की जाती है यहाँ पे, है ना। इसकी यानी मूल रूप से स्वच्छता के बारे में बात की जाती है। इसी
यहीं पे देखा जाए तो परिवार में भी स्वास्थ्य, साफ सफाई, स्वास्थ्य और जागरूकता के बारे में यहीं पे बच्चे को इतना पाठ पढ़ा दिया जाता है कि बच्चा जब जाता है ना, अब जैसे सामान्य तौर पे देखिए आजकल के जो बच्चे हैं, मॉडर्न बच्चे हैं, पहले के जो बच्चे होते थे गांव को, वो स्कूल से आते थे, कीचड़ में खेलते थे, मिट्टी में खेलते थे, है ना, फिर गाय भैंस का गोबर है उठाना है, फेंकना है, ये सारा काम करते थे। आज का बच्चा है, आज का बच्चा मॉडर्न बच्चा है, अगर उसके हाथ में गीली मिट्टी लग जाए, छी छी, गंदा, अच्छा नहीं है, वो टच नहीं कर, जहां पे कोई मिट्टी लगी हो, कोई ऐसा गोबर वगैरह या कोई ऐसी चीज लगी हुई है, उसको टच नहीं करेगा। क्यों? गंदा है। उसको इतना एजुकेट किया जाता है बचपन से ही, उसको इतनी सारी चीजें बता दी। हालांकि यह सही है, कितना सही है कितना गलत है ये अलग मुद्दा है ना। चलिए, तो स्वच्छता के बारे में परिवार के परिवार के लेवल पे भी स्वच्छता की यहाँ पे बात की जाती है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये चलाया जाता है, ये तो बात हो ही गई है ना। चलिए आगे चलते। साथ साथ यहाँ पे एक और है, शिक्षा मंत्रालय भी जुड़ा हुआ है यहाँ पे प्लस शिक्षा मंत्रालय भी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, शिक्षा मंत्रालय भी यहाँ पे साथ में जुड़ा हुआ है। शिक्षा मंत्रालय, अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं, ये सारी चीजें तो हो गई ना, इसको थोड़ा सा हटा के थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर हैं, यहाँ पे 3 लोग इन्वॉल्व हैं, एक कोई इन्वॉल्व नहीं है, तो मैं तीनों को थोड़ा सा बता देता हूं आपको, कौन कौन सी चीजें यहाँ पे, कौन कौन सी संस्था या कौन कौन से लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। एक तो देखिए यूनिसेफ लगा हुआ है, यूनिसेफ लगा हुआ है। यूनिसेफ के बाद देखेंगे तो स्वास्थ्य व परिवार मंत्रालय है, और फिर साथ में आपका शिक्षा मंत्रालय है, मंत्रालय है। तो ये तीनों की संयुक्त जो है कि ये अभियान चलता है ना। स्कूलों में जो स्वास्थ्य शिक्षा चलती है, ये तीनों के संयुक्त प्रयास से जो है कि चलता है, तीनों के संयुक्त प्रयास से चलता है। इस चीज को थोड़ा सा, हालांकि यहाँ पे अलग अलग दे रखा है। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कितने विषयों की पहचान की गई है? स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कितने विषयों की पहचान की गई है? ठीक है, तो 11 विषयों की पहचान की गई है। कितने विषयों की पहचान की गई है? 11 विषयों की पहचान की गई, जिसमें आपका यौन शिक्षा हो गया, यौन स्वास्थ्य या यौन शिक्षा की बात यहाँ पे कर लेंगे, है ना। साथ ही साथ यहाँ पे अवेयर में देंगे, HIV आ जाता है, HIV आ जाता है। इसके अलावा देखेंगे तो आपको पोषण के बारे में बात की जाती है, पोषण के बारे में बात की जाती है, और एक और है पोषण और कुपोषण, कुपोषण के बारे में भी यहाँ पे बात की जाती है। स्कूली स्तर पे स्वास्थ्य में जो है कि यहाँ पे बात की जाती है। इसके अलावा एनीमिया के बारे में, एनीमिया के बारे में, एनीमिया के बारे में, और किशोरों से जुड़ी हुई समस्या, किशोरों की समस्या की यहां पे बात की गई है ना। एक और चीज है, कुछ और चीजें हैं, एक दो चीजें और हैं, ठीक है। पेयजल, शौचालय व्यवस्था, इस तरीके से करके लगभग 11 विषयों की जो है कि बात की गई है। स्कूल स्वास्थ्य का जो कार्यक्रम है उसमें 11 विषयों की बात की गई है। इस प्रकार से कुछ ये इंपॉर्टेंट आपके विषय हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो है कि मुद्दे हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, जैसे यौन शिक्षा के बारे में, HIV के बारे में, पोषण के बारे में, कुपोषण के बारे में। एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8,
3 और हैं, अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। शौचालय, ठीक है, इन सारी चीजों को यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19, किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम किसकी शुरुआत है? किसकी, यानी किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किसने की थी? तो ये की है आपकी राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना के अंतर्गत 2005 में की गई थी। कब की गई थी? 2005 में की गई थी। मानव संसाधन व विकास मंत्रालय द्वारा, मंत्रालय द्वारा और साथ में एक और है, प्लस एक और है यहाँ पे, वो है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन। इन दोनों के संयुक्त जो है कि संयुक्त कार्यक्रम है। किसका? तो राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना किसका जो है कि आपका संयुक्त प्रयास है? तो मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाता है। शुरू किया गया था 2005 में। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 20, किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य, बच्चों में स्कूलों में बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण के बारे में उचित जानकारी। स्वास्थ्य और पोषण के बारे में नहीं, बहुत सारी बातें हैं। हाँ, इसके बारे में भी है, ठीक है। बच्चों के बीच स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ावा देना, हाँ ये भी सही है। बच्चों में माता पिता सुखद जीवन यापन करें ताकि बच्चे का भी ख्याल रहे, हाँ तो इस सब के लिए ये सारा जो है ये कार्यक्रम यहाँ पे चलाया जाता है। आगे चलते हैं। 21, किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम का समन्वय कौन करता है? तो ये है आपके एनसीईआरटी। भारत में सबसे पहले मध्याह्न भोजन की शुरुआत हुई थी, यानी मध्याह्न भोजन योजना जब शुरू की गई थी वो कब शुरू की गई थी? ये बात यहां से पूछी जा रही है। ये शुरू की गई थी 15 अगस्त 1995 को। 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी। 2023, स्वास्थ्य दल का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? स्वास्थ्य दल का है ना, स्वास्थ्य दल का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? क्यूरेटिव, प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव। तो ये देखेंगे तो ये तीनों कार्यक्रम है। ये क्या है? तीनों कार्य। क्यूरेटिव का मतलब होता है उपचारात्मक, यानी उपचार करने से था। हाँ बिल्कुल, स्वास्थ्य दल उपचार करने का काम करता है। उसके बाद प्रोमोटिव का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, हाँ ये भी इनका काम होता है। प्रिवेंटिव का मतलब होता है निवारक से, तो रोग का निवारण करना, यानी उपचार करने से मतलब है, ये भी निवारण करने से मतलब है। तो तीनों स्वास्थ्य दल का जो है कि तीनों कार्य होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24, स्वास्थ्य दल का मुखिया होता है, कौन होता है? हेल्थ अफसर, मेडिकल अफसर, हेल्थ इंस्पेक्टर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, नहीं भैया, ये होता है आपका मेडिकल अफसर होता है। आगे, हालांकि ये कुछ प्रश्न अब यहां से देखें, यहां से कुछ प्रश्न जो है कि मैंने आपको कंटेंट में कराया था। 20 के आसपास प्रश्न ऐसे थे जो थोड़े से टफ थे और उसको मैंने जो है कि कंटेंट में कराया भी नहीं था, वहां पे मैंने इस चीज को बताया भी नहीं था। मैं इसको बिल्कुल आपसे एक्सेप्ट कर रहा हूं, बट क्वेश्चन है तो है, ऐसे प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं एनएम जीएनएम में, और हेल्थ एजुकेशन के जितने भी टॉपिक जहां जहां पूछे जाते हैं वहां इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। हेल्थ वर्कर्स टोली में शामिल स्वास्थ्य कार्यकर्ता निम्नलिखित में से कौन है? अब यहाँ पे देखिए, हेल्थ वर्कर्स जो टोली होती है उनमें कौन कौन से शामिल होते हैं? एनएम, दाई,
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा, पंचायत सदस्य, उपरोक्त सभी। तो देखो भैया यहाँ पे दल की बात की जाए तो यहाँ पे तीनों शामिल होने चाहिए, है ना। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ये सारे आपका एनएम जीएनएम दाई भी शामिल होते हैं, आंगनवाड़ी भी कार्यकर्ता शामिल होता है, आशा कार्यकर्ता, पंचायत सदस्य भी यहाँ पे शामिल होते हैं, ठीक है। उप स्वास्थ्य केंद्र सब सेंटर की स्थापना हेतु निर्धारित आबादी है। अब ये थोड़ा सा, हाँ ये मैंने बताया था लेकिन पहले बताया था, है ना। तो निर्धारित आबादी कितनी है? निर्धारित आबादी है 2000 से 5000, 2000 से 5000 की आबादी है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट 27, एनम द्वारा किए जाने वाले स्वास्थ्य सर्वे कार्य में शामिल है। शामिल है, कौन शामिल है? स्वास्थ्य सर्वे में का शामिल है ग्राम सर्वे, रजिस्टर तैयार करना और योग्य दंपति सर्वे, उपरोक्त सभी। तो यहां पे बात करेंगे तो ये आ जाएगा आपका उपरोक्त सभी, ग्राम सर्वे भी आ जाएगा, रजिस्टर तैयार करना भी आ जाएगा, योग्य दंपति का सर्वे भी आ जाएगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी। 28 नंबर, पंचायत प्रतिनिधि में शामिल नेतृत्व है। पंचायत प्रतिनिधि में शामिल नेतृत्व है, पंचायत प्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे भी देखते हैं 28 नंबर, तो ये भी सभी होंगे यहाँ पे शामिल, ठीक है। भारत में CHC कॉमन हेल्थ सेंटर, CHC स्वास्थ्य देखभाल किस स्तर पर उपलब्ध है? प्राथमिक स्तर पे, द्वितीयक स्तर पे, तृतीयक स्तर पे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। द्वितीयक स्तर पे, सार्वभौमिक स्तर पे। तो यहाँ पे बात करते हैं तो ये किस स्तर पे स्टार्ट है? तो ये द्वितीयक स्तर की सेवा मानी जाती है। किस स्तर की? द्वितीयक स्तर की सेवा मानी जाती है। 30 नंबर, आज 30 ही प्रश्न करेंगे चूंकि कंटेंट की क्लास भी थी, तो कंटेंट की क्लास भी थी, तो ऑलरेडी 1 घंटा 13 मिनट 14 मिनट हो गया, बीच में थोड़ा सा वो लफड़ा हो गया था स्लाइड का, इस वजह से थोड़ा सा, नहीं तो 1 घंटा में हो गया होता। आज 30 ही प्रश्न करेंगे, बाकी जो 70 प्रश्न के आसपास बचेंगे उसको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो HSC में स्टाफ नर्स लगभग से लोगों के बीच होता है, लगभग। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्पेस होना चाहिए, ब्लैंक स्पेस होना चाहिए, है ना, होना चाहिए। 40 से 50 और 45 से 55, 50 से 60 और 65 से 70, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं तो ये हमें 45 से 55, है ना। HSC में स्टाफ नर्स लगभग 45 से 55 लोगों के बीच होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आज की क्लास कंप्लीट हो गई। एक इसमें और मैं आपको क्लास जो ही कराऊंगा जिसमें सिर्फ प्रश्न होंगे, बाकी के जो प्रश्न बचे हुए हैं जो हमने टॉपिक कराया है उससे प्रश्न करा देंगे, वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो क्लास इसमें स्टार्ट होगी वो हम सरकारी योजनाएं जो चलती हैं सरकार द्वारा हेल्थ सर्विस में या स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जो भी सेवाएं चलती हैं उन सारी सेवाओं को और जो भी आप संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों के लिए जो भी परियोजनाएं चलती हैं उसके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे, डिटेल में अच्छे से अध्ययन करें, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।